हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये साइंस का टेस्ट 5 है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरे विस्तार के साथ मैं बताऊंगा। आपको भी क्वेश्चन देखना है और सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताना है। अगर ये 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही कर दे रहे हैं, इसका मतलब आपका साइंस की तैयारी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रोमर इनका नाम है। ठीक, इन्होंने ही प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापा था। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूटन जो है ये बल का मात्रक भी है, और न्यूटन सर आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक का भी नाम है। उन्हीं के नाम से लेकर आपको बल के मात्रक का नाम रखा गया है न्यूटन। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उसका जो भी सोल्यूशन है पहले का, कि सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। उसने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहण के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। ठीक, तो ये दो आपको जो उपग्रह था उनके बीच में जो आपको लगने वाले ग्रहण थे उनके बीच के अवधि को ही मापकर ये आपको प्रकाश की चाल ज्ञात किया गया था। बृहस्पति जो है ये आपको सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का ही है। यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। निर्वात में प्रकाश के चाल आपको स्वीकृत जो मान है 1,86,310 मील प्रति सेकेंड होता है। ठीक, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे मीटर में बदला जाए तो यहाँ पर देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको जो भी पूछे आप आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है। जो आँख है उसके रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आँख के किस भाग पर आपको प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसे होता है, ये आपको क्वेश्चन लगाना है। ये होता है आपको वास्तविक और उल्टा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसके बारे में सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस टाइप से, जैसे कि वन लिनियर के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानो कि आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो मानो कि किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आँख के? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, आइरिस का क्या काम होता है? आँख का ही भाग है आइरिस। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश आता है तो सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है आइरिस। ठीक, और अगर मान लीजिए कि कम प्रकाश होता है तो वो आपका आकार बढ़ लेता है। तो आइरिस जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश की जो मात्रा है उसे नियंत्रित करता है। नेत्रदान में कौन सी आपको हिस्सा दान किया जाता है आँख के, ये आपको बताना है। तो नेत्रदान में आप कॉर्निया दान कर सकते हैं। क्या? कॉर्निया दान कर सकते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया मिस क्या आप समझते हैं? तो मायोपिया मिस होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर के वस्तु दिखाई ही नहीं देती है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष, या पूछ सकता है कि मायोपिया के निवारण के लिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसका अवतल लेंस से निवारण होता है। ठीक, और मायोपिया में क्या होता है कि निकट के वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर के वस्तु नहीं। वैसे ही यहाँ पर देखिए हाइपरट्रोपिया होता है। हाइपरट्रोपिया जो होता है ये आपको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष को। इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन नजदीक के वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। ठीक, और इसके निवारण के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन किसका मात्रक है? मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ल्यूमन किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो ल्यूमन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 7 आपको बेसिक आपको यूनिट आपको पता होना चाहिए। ठीक, मूल मात्रक जिसे बोला जाता है। तो ये ल्यूमन किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ मूल मात्रक जो 7 है। जैसे लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का जो होता है कुल मूल मात्रक आपको 7 है, यह ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ठीक, समय का होता है सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, यह ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है। ताप का होता है केल्विन। ठीक, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। ठीक, तो ऐसे आप ये जो 7 आपको बेसिक यूनिट है ये याद रखिएगा, मूल मात्रक। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति है उसका भार अधिक महसूस होता है कब? आखिर किस अवस्था में लिफ्ट का भार आपको अधिक महसूस होता है लिफ्ट में व्यक्ति का? तो देखिएगा कि ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है। तो ऊपर की ओर त्वरण से अगर गमन करता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो लगेगा कि भार अधिक है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, लिफ्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछता है मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, लिफ्ट से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है वो व्यक्ति के भार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जब लिफ्ट
ए त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, मात्र इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस दशा में आप देखिएगा कि आभासी भार कितना होता है, तो वास्तविक भार मतलब जो है व्यक्ति जिसका आपको यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर एम ए हो जाता है। ठीक, ये व्यक्ति का द्रव्यमान यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जब लिफ्ट आपको यहाँ पर जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की दिशा में आती है तो ये घटा हुआ महसूस होता है। ठीक, तो आभासी भार कितना होगा, एम जी माइनस एम ए, और यहाँ पर जो बढ़ेगा ये आपको एम जी प्लस एम ए हो जाता है। और लेकिन घटा हुआ जब नीचे की तरफ आपको एक्सेलेरेशन से आपको जाएगा, त्वरण से आपको लिफ्ट, तो वहाँ पर घटा हुआ प्रतीत होता है जहाँ पर एम जी माइनस एम ए हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जी जो है ये ग्रेविटेशनल आपको जो त्वरण है उसके द्वारा लगाया जाता है, ये जी पृथ्वी द्वारा। अब देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग कहेगा तो मीन्स कि आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपको सेम ही होगा। इस कारण से एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कभी भी जब एक समान वेग कहे तो दिमाग में एक्सेलेरेशन जीरो लगा लेना है। ठीक, जब लिफ्ट एक समान वेग से यहाँ पर ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत करता है। एक समान वेग से जाएगी तो कोई परिवर्तन आपको महसूस नहीं करता है अपने भार में। लेकिन यहाँ पर देखिए यह बहुत भभियाई है, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है, लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तो मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी। ठीक, तो वो आपको जो लिफ्ट है ये मुक्त आपको जो वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, जिसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति का अपना भार शून्य प्रतीत करेगा। व्यक्ति अपना भार जो है ये शून्य प्रतीत करता है, लगता है कि हमारे शरीर में कोई भार ही नहीं है। ठीक, अगर टूट जाता है लिफ्ट तब। वैसे ही आप देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, मीन्स की एक्सेलेरेशन जो लिफ्ट का है वो पृथ्वी के जो एक्सेलेरेशन इसकी गुरुत्वीय त्वरण है उससे ज्यादा होता है, जो जी आपको होता है, इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो खड़ा है लिफ्ट में व्यक्ति वो क्या हो जाता है, जाके ऊपर उठकर लिफ्ट के ऊपर जो फर्श होता है उससे आपको टकरा सकता है। ठीक, मीन्स की लिफ्ट के छत से टकरा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कि अगर आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको जो जी है जो पृथ्वी पर लगाया जाता है इससे ज़्यादा हो जाता है, जी का वैल्यू क्या होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको अगर ए का वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाता है तो आभासी बल आपको व्यक्ति के ऊपर लगेगा और जिससे वो उठकर छत से ला जगेगा। ठीक, तो इससे आपको लिफ्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको करा दिया। पांचवा देखिए कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है। अस्थायी चुंबकन आपको कि अस्थायीता उसका बरकरार रखे। ठीक, तो इस मात्रा में बहुत कड़ा चीज को लिया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर इस्पात का उपयोग किया जाता है। किसका, इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए स्टील कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही अपने चुंबकत्व तो छोड़ता है। ठीक, तो इसका नाम ही अस्थाई है। तो ये वैसे चीज से बनाया जाएगा जो कि आपको जल्दी से चुंबकत्व तो छोड़े नहीं। ठीक, तो यहाँ पर स्टील जो होता है ये कठिनता से चुंबक बनता भी है और कठिनता से अगर बन जाता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है, इसकी कठिनता से चुंबक छोड़ता भी है। ठीक, अतः चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर में हुआ, दिक्सूचक में हुआ, गैल्वेनोमीटर में हुआ आदि में जो अस्थायी चुंबक स्टील ही बनाए जाते हैं। स्टील के ही अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसमें उपयोग जो होता है लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर में। ठीक, और ये जो इसका चुंबकत्व है जल्दी नहीं खत्म होता है। अस्थायी आपको जो चुंबक बनाए जाते हैं स्टील का या इस्पात का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का आपका तल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। कोई गिलास है उसमें बर्फ के टुकड़ा पड़ रहा है, मतलब कि गिलास से भरा हुआ पानी है और उसमें आपको बर्फ के टुकड़ा भी है। ठीक, तो ये आपको बताना है कि जो ये गिलास है इसमें अगर ये बर्फ के टुकड़ा पूरा पिघल जाता है तो क्या पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कि अपवर्तित रहेगा। तो पानी नहीं गिरेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। मीन्स की यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो बर्फ का टुकड़ा है अगर पानी में ये आपको पिघल भी जाता है तो वो नहीं आपको गिरता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जाड़े के दिनों में जहाँ देखिएगा जहाँ ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, बर्फ उर्फ पड़ता है, उधर आपको जो पानी वाले पैप होते हैं फट जाते हैं। ठीक, वो क्यों, किस कारण से, तो आप देखिएगा कि जब भी बर्फ होता है जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और जिसके कारण क्या होता है कि आपको पैप फट जाता है। ठीक, इसलिए ज़्यादातर लोहे का इस्तेमाल किया जाता है उधर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बेकिंग बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक, बेकिंग सोडा का ही खाने वाला सोडा नाम बताया जाता है। तो बेकिंग खाने बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 या बेकिंग या खाने बनाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर साधारण नमक का नाम पूछे आपसे तो आप डायरेक्ट लगाइएगा NaCl, जिसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, अगर खाने का सोडा का नाम पूछे तो इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, जिसका आपको क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। धोवन सोडा, धोवन सोडा जिसे वाशिंग सोडा भी बोला जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र, यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका होता है। फिर एक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का आप देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है, इसका यहाँ पर देख सकते हैं NaOH, कास्टिक सोडा इसे बोला जाता है। तो सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सभी मैं आपको करा दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। जो सोडियम है ये बड़ा जल्दी अपक्रिया कर लेता है, ठीक, तो ये सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम को किरोसिन के तेल में, इसकी मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। अगर इससे बाहर निकाला जाता है तो आप देखिएगा क्या वायु के साथ आकर अपक्रिया कर कर यह जल उठता है, ठीक। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन है, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो ये बताना है कि सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, उसके बाद तांबा का स्थान आता है, ठीक। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अमोनिया जो है इसका व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो अमोनिया का जो व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है यह हबर प्रक्रम द्वारा, हबर विधि जो होता है इसके अंतर्गत किया जाता है। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक आपको देखना है, ठीक, और अपना स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस का क्या होता है आपको बताना है। लाफिंग गैस पूछ सकता है कि लाफिंग गैस इसमें से कौन है, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। ये देखिए ये वाला लिखा हुआ है N2O, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 के आंसर ए हो जाएगा। देखिए कुछ आपको जैसे पूछ देता है बार बार, जैसे विरंजक चूड़ पूछ देगा, तो विरंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, जिसका आपको रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसका फॉर्मूला देख लीजिए CaO2Cl, ये आपको ऐसे लिखा जाता है CaOCl फिर Cl। ये जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आप याद कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक, क्योंकि ये पूछ देता है ब्लीचिंग पाउडर का आपका फॉर्मूला पूछ देता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप देखते हैं कि जो गंदा जगह होता है, जैसे कि स्टेशन के पास उजला उजला आपको पाउडर आपको छिड़का रहता है ना, काफ़ी गंद भी करता है जिसमें आपको, तो वहीं आपको ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक। और इसमें आपको देखिएगा क्लोरीन भी मिलाया जाता है, क्योंकि वो आपको जो जीवाणु होते हैं उनको मारता है, ठीक, खतरनाक जो जीवाणु होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। यहाँ पर देखिए बुझा हुआ चूना, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुझा हुआ चूना का क्या आपको रासायनिक नाम होता है, तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर ये वाला नाम याद कर लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखिएगा, CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर आपको बुझा हुआ चूना, यहाँ पर देखिए बिना बुझा हुआ चूना था, ये बिना बुझा हुआ चूना था। अब यहाँ पर बुझा हुआ चूना अगर बोले या चूने की पानी बोले, बुझा हुआ चूना या आपको चूने की पानी बोले तो या उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ए यहाँ पर देखिए ये आपको फार्मूला दिया हुआ है CaOH का होल टैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। फिर आपको जिप्सम के बारे में दे देगा, जिप्सम, तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम को क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू यहाँ पर 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ये आपको याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का। वैसे ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्राइट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर चौक का पूछ सकता है, चौक जो होता है ना उसका पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चौक का होता है, और संगमरमर का भी या चूना पत्थर का भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये सबका सेम ही होता है, आपको चौक भी बोलिए या आपको संगमरमर या चूना पत्थर बोलिए। अब यहाँ पर देखिए नौसादर का क्या फॉर्मूला होगा, नौसादर का जो बोला जाता है इसे अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड होता है जिसे नौसादर बोला जाता है। लाफिंग गैस जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जिसे बोला जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा लाफिंग गैस। तो क्वेश्चन जो पूछता है मैं आपको कराते चलता हूँ। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में अभी आपको बताना है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, ये देख लीजिए आपके सामने है। तो ये होती है आपको स्थितिज ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक। जो डैम उम में भी पानी आपको जो रुका रहता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक। आप जानते हैं कि अगर तीर कमान ले लेते हैं, तीर कमान, ठीक, और उस पर तीर लगाकर खींचे रहते हैं, ठीक,
तो खींचे रहते हैं जब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही छोड़िएगा ना तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक, वैसे ही डैम का पानी जब तक रुका हुआ है वो स्थितिज ऊर्जा में है, और जैसे ही नीचे गिरेगा वो टरबाइन घुमाने शुरू करेगा, इसकी उसकी स्थिति बदल रही है, इसकी गति के रूप आ रहा है, तो जैसे ही गति के रूप में आएगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, इसरो कहाँ स्थित है, इसरो भी पूछ सकता है, तो ये बेंगलोर में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलोर को, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसरो जो है इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और भाभा परमाणु अनुसंधान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, इसकी स्थापना 1955 ट्राम्बो में हुई थी। ठीक, यह ट्राम्बो मुंबई में स्थित है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच जो होता है ये कितना होता है, ये पीएच स्केल पर अम्लीयता क्षारीयता को मापा जाता है। जो 7 पर रहेगा तो ये उदासीन होता है, जो शुद्ध जल का मान होता है। 7 से कम रहेगा, 0 से लेकर 7 तक, तो ये आपको अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में क्षारीयता होता है। ठीक, तो मानव का रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है, और इसका वैल्यू जो होता है ये 7.4 होता है, 7.4। ठीक, 14 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। जो हीमोग्लोबिन है इसी के कारण आपको रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक, इसलिए देखिएगा कि एनीमिया हो जाता है रक्त की कमी से, रक्तता जिसे बोला जाता है। और आयरन आपको प्रचुर मात्रा में पालक में मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि जिसे ब्लड की कमी होता है वो उसे पालक दिया जाता है खाने के लिए। ठीक, और आयरन की गोली दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैग्नीशियम जो होता है ये आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। कोई एबी है, ब्लड ग्रुप एबी वाले व्यक्ति है, उसको कौन से लोग आपको ब्लड दे सकते हैं। ठीक, ये आपको बताना है। तो एबी जो आपको रुधिर वाले व्यक्ति हैं, ये एबी वाले व्यक्ति को ही एबी रुधिर के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। ठीक, ये बताना है, तो एबी को ही। यहाँ पर देखिए एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर का, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए का दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है, मीन्स कि दिया जा सकता है, ये बता रहा है किसको दिया जा सकता है। ठीक, तो एबी वाले एबी को ही दे सकते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप जो है ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक, तो यहाँ पर जो ए बी है इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, और ओ जो बोला जाता है इसे स्वरदाता बोला जाता है, मीन्स किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक, इन्वर्सनल, यहाँ पर देखिए स्वर्गाही यहाँ पर किसे बोला जाता है, ए बी को, और स्वरदाता ओ को बोला जाता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले को। ठीक, मीन्स की ए बी को स्वर्गाही बोला जाता है, मीन्स की यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक, ये आपको ब्लड ले सकता है। और ए बी आपको ओ जो है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ईश्वरदाता रक्षम, मीन्स की किसी को ये ब्लड दे सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी वर्ग वाले को व्यक्ति को ही दिया जाएगा। ठीक, तो ए बी अगर किसी का है तो ए बी वाले को ही दिया जा सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, एक्सेप्टर ग्रुप वाला कहा जाता है, मीन्स की स्वर्गाही, मीन्स की किसी से ब्लड ले सकता है, ये कहा जाता है। ठीक, अब ओ वाले जो हैं ये किसी को ब्लड दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, स्वरदाता रक्त समूह कहलाता है ओ वाला। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी नहीं हो, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, नहीं होता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होता है, मीन्स की प्रतिजन नहीं होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि ए बी आपको किस में प्रतिरक्षी नहीं होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं होता है, और किस में प्रतिजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले में होता है। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीका रोग किस फसल के से संबंधित है। जो टीका रोग है ये किस फसल से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो टीका रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित है, और मूंगफली देखिएगा ज़्यादातर गुजरात में होता है। ठीक, और मूंगफली में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है माइकोप्लाज्मा कोशिका। ठीक, माइकोप्लाज्मा सेल जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, ये आपको याद रखिएगा। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ देता है, जैसे कि सबसे बड़ा वर्तमान जंतु कौन सा है, तो नील हवेल है। सबसे छोटा जंतु जो है अमीबा के रूप में देखा जाता है। ठीक, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है, तो हाथी है। सबसे बड़ी मछली जो है वेल है। सबसे छोटी स्तनधारी छछूंदर है।
सबसे बड़ी पक्षी जो है ये शतुरमुर्ग है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटी जो है ये हिमिंग बर्ड है, ठीक। और ऑस्ट्रिच के ही आपको जो अंडा होता है ये सबसे बड़ा होता है और वो एक सेल से बना होता है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चारण आहार श्रृंखला में आधार तल में जीव होते हैं। जो चारण आहार श्रृंखला में आधार तल में जीव होते हैं, आधार तल जो आपको एकदम बेस होता है उसमें जीव होते हैं, ठीक। कौन से जीव होते हैं, ठीक, ये आपको बताना है, ठीक। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आप पढ़ने को ये मिलता है आपको। तो ये होता है उत्पादक। उत्पादक किससे बोला जाता है, जैसे कि आपको उत्पादक में हो जाते हैं, आधार तल में जीव जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक में जैसे हरे पत्ते जो हो जाएंगे, ठीक, जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, स्वपोषी जिसे आप बोल सकते हैं, जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, ठीक। जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको आपको जो है ये पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। और जो उस पर आधारित होते हैं, मीन्स कि पेड़ पौधे या शाकाहारी चीज खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इस बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में उत्पादक होते हैं सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता आपको दो श्रेणी में बांटा गया है, एक प्रथम श्रेणी, एक द्वितीय। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादक जो होते हैं, इसकी आपको हरे पौधे उधे इस पर डिपेंड होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि शेर आपको, जैसे कि वो आपको पहले श्रेणी पर आधारित होता है। पहले श्रेणी पर आधारित कहने का मतलब कि जैसे शेर हुआ, ये क्या करता है, हिरण को खाएगा, तो ये द्वितीय श्रेणी के, ये मांसाहारी होते हैं, ठीक। लेकिन प्रथम श्रेणी के जो होते हैं ये आपको शाकाहारी होते हैं उपभोक्ता। तो सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर आपको उपभोक्ता देखिएगा, फिर उसके बाद आपको जो बचा हुआ सड़ता गड़ता है उसको आपको विघटित कर देता है, उससे बोला जाता है क्या, अपघटक। अपघटक बोला जाता है, जो कि एकदम सड़ा गलाकर खत्म कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि उपभोक्ता ये जो होता है प्रथम श्रेणी के, ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो कि वनस्पति का भोजन करते हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, गाय बकरी भैंस। और द्वितीय में आ जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु और उसके आसपास के जो वातावरण है उसके संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इकोलॉजी बोला जाता है, इसकी पारिस्थितिकी बोला जाता है, ठीक। तो 20 के आंसर क्या यहाँ हो जाएगा, सी हो जाएगा, इकोलॉजी पारिस्थितिकी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि एक तार की लंबाई L मीटर है, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई इसकी दुगुना कर दिया गया, 2L मीटर कर दिया गया। अब इसका प्रतिरोध पर, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस कितना बदलेगा ये आपको बताना है, ठीक। तो अगर तार की लंबाई बढ़ाया जा रहा है और उसको दुगुना कर दिया जा रहा है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो प्रतिरोध होगा वो भी दुगुना हो जाएगा, ठीक, पहले से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति है उसका नाम बताना है, इसमें से कौन है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है ये विद्युत मोटर बदलता है, ठीक। विद्युत मोटर जो करता है, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ऊर्जा रूपांतरण करने वाला उपकरण से। जैसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले, तो यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो इसका नाम होता है डायनोमो, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अगर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो इसका नाम होता है लाउड स्पीकर। यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। वैसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है सोलर सेल। जो सौर ऊर्जा, सूरज के प्रकाश वाला जो ऊर्जा आपको आता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सोलर सेल, जो कि सोलर सेल में सिलिकॉन अर्धचालक का भी उपयोग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है तो इसे विद्युत मोटर का, और वहीं आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दे तो आपको डायनोमो लगाना होगा। विद्युत, यहाँ पर देखिए, विद्युत को प्रकाश और उष्मा में ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है इसे क्या बोलते हैं, तो विद्युत को जो प्रकाश और उष्मा की ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये विद्युत बल्ब होता है, ठीक। वैसे रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे विद्युत सेल बोला जाता है, ठीक। वैसे ही आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित कर देता है उसे हम ट्यूबलाइट करते हैं, ट्यूबलाइट लगाया जाता है ना, और विद्युत से जोड़ा जाता है और वो प्रकाश आपको होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यहाँ पर देखिए, अब ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा दे तो माइक्रोफोन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दे तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो मोमबत्ती का काम होता है परिवर्तित करना, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन कर सकता है, तो सितार करता है, ठीक। सितार, गिटार, ये सब जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। जो सेफ्टी रेजर है इसके आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, ठीक। आविष्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेफ्टी रेजर का जो है ये जिलेट का उपयोग करते हैं ना, तो जिलेट नहीं किया था, ठीक। सेफ्टी रेजर का आविष्कार
जिलेट ने किए थे। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टेलीविजन का पूछ सकता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। जे एल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार, ठीक। वैसे ही बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, टेरिसली ने किया था इसका, टोरिसली ने किया था। वायुयान जो है ये राइट बंधु द्वारा किया गया था। टेलीफोन का जो आविष्कार है ये ग्राहम बेल द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। मोटर कार का जो आविष्कार किया गया था ये ऑस्टिन द्वारा किया गया था। ग्रामोफोन का एडिसन द्वारा किया गया था, ग्रामोफोन का एडिसन द्वारा। डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी के जो थर्मामीटर होते हैं ये फर्नहाइट द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फाउंटेन पेन जो होता है इसका आविष्कार वाटरमैन ने किया था, ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर का जो आपको आविष्कार है, ठीक, ये फैराडे ने किया था। और ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है ये नरम लोहे से बना होता है, ये याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर फैराडे। क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस भारतीय थे, क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस, ये ध्यान में रखिएगा। भाप इंजन जेम्स वाट, ये जान ही रहे होंगे आप, जेम्स वाट ने किया था। डायनोमो, अब यहाँ पर डायनोमो का किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था डायनोमो का, ठीक। हेलीकॉप्टर का किसने किया था? तो बिक्रेट ने किया था। और रेडियो का जो किया गया था ये मार्कोनी द्वारा, ठीक, आविष्कार किया गया था। तो कुछ आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सभी मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर आपको 24 देखिए कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर जब चढ़िएगा ना तो कभी कभी काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो व्यक्ति के नाक या अब मुंह से खून निकलने लगता है, या बहुत ऊंचाई पर जाइएगा तो नस भी फटने की आपकी संभावना बना रहता है, क्योंकि जब ऊपर जाइएगा तो आपको वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है तो जो आपको नस है, नस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा दाब बना हुआ है शरीर के अंदर भी, तो वही आपको दाब जैसे ही आपको कम होता है तो लगता है कि नस फटकर खून बाहर सब निकल आ जाएगा, ठीक। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊंचाई पर बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, पूरा एकदम चेहरा लाल हो जाता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि अल्फा किरण में उपस्थित आवेश है। अल्फा जो किरण होता है, ठीक, रेडियो एक्टिव आपको तत्व से अल्फा बीटा गामा निकलता है। सबसे वेधन क्षमता ज़्यादा आपको गामा किरण की है, वेधन क्षमता अगर पूछे तो। लेकिन पूछे कि अल्फा किरण में उपस्थित आवेश कितना होता है, तो अल्फा किरण में 2 इकाई घन आवेश होता है, ये ध्यान में रखिएगा, 2 इकाई घन आवेश होता है, जिसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन बम हो या सूरज का आपको ऊर्जा के स्रोत हो, दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं, ठीक। वैसे परमाणु बम हो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन बम अभी तक कहीं नहीं गिराया गया है किसी भी देश पर, और इसका जो किया गया था, इसकी विकसित जो किया गया था हाइड्रोजन बम, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा, ये आंसर, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला जो परमाणु बम है, ठीक, वो लिटिल बॉय आपको 6 अगस्त 1945 को जापान पर गिराया गया था। और फैटमैन 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के, आपको देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और फैटमैन नामक आपको नागासाकी पर गिराया गया था, जापान का ही शहर है, अमेरिका द्वारा, ठीक। तो ये आपको 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। तो ऐसे आप देखिएगा उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में आपको जापान समर्पण कर देता है, ठीक। तो ये आप पूछ सकता है कब कब गिराया गया था आपको। परमाणु बम गिराया गया, हाइड्रोजन बम अभी किसी भी देश पर गिराया नहीं गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्न में से किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? इसे कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है किसमें से किसे कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बाइड या यहाँ पर जो है कार्बाइड ये आपको यूरिया के आपको होता है, यूरिया, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, यूरिया। 27 के आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए यूरिया कार्बाइड के एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको इसको, ये रासायनिक सूत्र ऐसे भी आप लिख सकते हैं CO फिर NH2 या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, आप जैसे तरीका वो आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक। कार्बनिक रसायन में इसे कार्बाइड का बोला जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, यह है क्वेश्चन। ये होता है आपको 20 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, मीन्स कि आपको यहाँ पर 20.95% होता है, जहाँ पर 21 दिया रहेगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा आपको 78% आपको नाइट्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए जब शुरुआती समय में जब पृथ्वी बना था तो उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए वायुमंडल में आपको जो हम देखते हैं वायुमंडल में, तो उसमें आपको 78.88% आपको नाइट्रोजन होता है, 20.95% ऑक्सीजन है। आर्गन जो अक्रिय गैस है ये सबसे ज़्यादा आर्गन पाया जाता है जो कि 0.93% है। फिर आप देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% के करीब आपको CO2 पाया जाता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में आपको मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद बहुत से आपको वाष्प गैस भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है?
किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, ये आपको बताना है। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त क्यों नहीं जमता है, अगर चोट लगता है तो विटामिन के कारण, ठीक। लेकिन अगर शरीर के भीतर रक्त क्यों नहीं जमता है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन के कारण शरीर के अंदर आपको मौजूद जो है ये रक्त नहीं जमता है, ठीक। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है। जो डेंगू बुखार है ये किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, ये आपको बताना है। तो होता है ये एडिस इजिप्टी जो मच्छर होती है उसके द्वारा ये, ठीक। डेंगू बहुत खतरनाक बुखार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेंगू संक्रमित मच्छर से फैलता है, जिसका एडिस इजिप्टी मादा मच्छर कहते हैं। सामान्यतः ये मच्छर दिन और रात कभी भी काट सकता है, और ये जो मच्छर होता है ये आपको शुद्ध पानी में भी मिलता है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ कचड़े वाला पानी में मिलता है, तो कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये मच्छर आ जाता है वहाँ पर। तो टोटल 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।